यूरोपीय देशों के आने का क्रम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। आने का क्रम क्या, सबसे पहले तो पुर्तगीज आए भारत में आने का क्रम, द सीक्वेंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, ऐसे लिख लीजिए। पहला है पोर्तुगीज, इसके बाद कौन आया, नहीं स्पेन तो आया ही नहीं, डच, फिर कौन आया, इंग्लिश, ये कंपनी नहीं ये देश, फिर कौन आया, नहीं फ्रांस नहीं आया, डेनिश, फिर फ्रेंच। ये आने का क्रम है, इस क्रम में आए वो। जबकि इनकी कंपनी स्थापना का क्रम अलग है, ठीक है। तो ये तो आने का क्रम है, टू कम टू इंडिया। और नेक्स्ट पॉइंट में आप अगले नेक्स्ट लाइन में नोट कर लीजिए कि लेकिन या जबकि इनके द्वारा इनकी कंपनी व्यापार के लिए कंपनी स्थापना का क्रम इस प्रकार से है। व्हाइल द सीक्वेंस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज by these countries पुर्तगीज कंपनी की स्थापना तो सबसे पहले हुई, सबसे पहले तो पुर्तगीज कंपनी की स्थापना हुई। डेट लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कब हुई होगी। पुर्तगीज, अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉमन नेम है, तो वो किसी के साथ पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बल्कि उनका जो पर्सनल नेम है वो अलग है, सबका अपना अलग अलग है। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉमन नेम है, हालांकि ये नेम दिया अंग्रेज़ों ने है, क्योंकि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए कोई भी किसी भाषा में अपनी बात करता है तो अंग्रेजी में उसको कॉमन उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश, ऐसा करके। तो चूंकि व्यापार की किसी भी देश का किसी दूसरे देश के साथ अगर व्यापार होता है तो वो एक सिस्टमेटिक व्यापार होता है, ऐसा नहीं कि आओ और कुछ खरीद के लेके चले जाओ अपने यहाँ बेचो। कंपनी होगी, कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वहाँ के शासक के द्वारा अनुमति प्राप्त होगी, फिर वहाँ के शासक, जहाँ की कंपनी है, कंपनी इसीलिए होती है, वहाँ के शासक ने उस कंपनी को क्या क्या करने का अधिकार दे रखा है उस देश में, जिस देश में उसको जाना है व्यापार करने। जैसे भारत में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो वहाँ इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली कौन कौन से राइट्स दे रखे हैं भारत में उनको परफॉर्म करने के लिए। भारत में जाके तुम क्या क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, यही पासपोर्ट है, उस देश में जा करके तुम ये पर्टिकुलर काम कर सकते हो। तो वहाँ के शासक को पूरी जानकारी है कि हम इतने काम के लिए इनको अथराइज कर रखे हैं। इसके बाद वो कंपनी आएगी व्यापारिक अधिकार मांगने, तो वो दिखाएगी ना पूरा अपना पासपोर्ट कि भाई मेरे पास ये करने का राइट है अपने यहाँ से, इसके लिए हमारी शासन सत्ता हमको भेजी है, वो जिम्मेदारी भी लेती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी उसकी। अगर हमसे कुछ गलती होती है तो आप शासक का सर फोड़ सकते हैं जाके उधर, यही तो होता है। तो अब यहाँ के शासक परमिशन देगा, इसको कहते हैं वीजा।
तो उसमें कितने अधिकारों को परमिशन देता है, सारे को देता है, कम को देता है, आधे को देता है, या एक पर्टिकुलर किसी एक काम को देता है। चलो इतना अधिकार लेके आओ, लेकिन उसमें सब तो हम नहीं दे पाएंगे तुमको, चलो ये कर लो यहाँ, तो उतने का वीजा मिल गया, इतने दिन तक कर लो, उस दिन का, तो वो काम के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ऐसे नहीं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल व्यापार नहीं होता, व्यापार कंपनी के माध्यम से होता है। क्योंकि फिर अगर एक देश के साथ दूसरे देश का व्यापार है तो फिर वो सरकारी यात्रा होगी, वो आपकी अपनी निजी यात्रा नहीं होगी। आपको अगर यहाँ से निकल के किसी दूसरे देश को जाना है तो आप ऐसे नहीं उठ के जा सकते टेम्पो पकड़ के, यहाँ से ऑटो रोके पहुँच गए अफ्रीका, फिर उसके लिए यहाँ की सरकार को आपको सूचना देनी पड़ेगी, पासपोर्ट लेना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर काम से, एक उद्देश्य से इतने दिन के लिए यहाँ पर जाना चाह रहे हैं। फिर वो सूचना पहले दी जाएगी अफ्रीका, जो वहाँ पर है नहीं आपकी एम्बेसी, उसको दी जाएगी। वहाँ सरकार से परमिशन लेगी, ये आदमी इस नाम का इस काम से ऐसे ऐसे इतने दिनों के लिए यहाँ आना चाह रहा है। अब वो परमिशन दे दी, मतलब फिर बिजनेस वीज़ा आपको या टूरिस्ट वीज़ा जो भी आपको मिल गया, तब आप यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए कंपनी, तो पहले तो ये घूमने टहलने आई, वास्को डिगामा कंपनी लेके थोड़े ना आया। वास्को डिगामा तो आया पहले पता करने, रास्ता पता करने आया, फिर यहाँ की स्थिति पता करने आया, फिर जो शासक होगा उससे परमिशन भी लेगा, भाई आए कंपनी लेकर के व्यापार करने का, अपना परमिशन है, ये है, ठीक है। तो पहले तो पता करने, तो सारे देश पता करने आए पहले। उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं सारी चीजें ठीक है, हमको परमिशन भी मिल जाएगा, व्यापार भी कर सकते, तब जाकर के वो कंपनी स्थापित हुई और फिर वो कंपनी लेकर के आए व्यापार करने। यही तो है। तो आने का क्रम तो ये रहा है, लेकिन अब वो कंपनी अपनी बनाए और कंपनी लेकर, तो उनकी कंपनियां चूंकि भारत में काम करी तो कंपनियों को थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंस है वो है। तो कब कब, तो पहली जो कंपनी बनी है वो पुर्तगालियों की बनी है। पुर्तगीज कंपनी की स्थापना 1489, डच कंपनी की स्थापना कोई तो बोलो, बहुत छोटा सा प्रश्न है, कक्षा 6 से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, क्लास 6 से पढ़ने को मिल रहा है। कंपनियों का स्थापना नहीं, कुछ ही बोल, झूठ ही बोलो। 1602 ब्रिटिश कंपनी की स्थापना 1600। अब ये क्रम नहीं है, बता दे रहे हैं पहले से, ये केवल हम डेट लिख रहे हैं, डेट के अकॉर्डिंग फिर क्रम बनाएंगे। डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 और फ्रेंच 1664। तो सब ठीक है, बस इसी में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। ये इधर आएंगे, इंग्लिश ऊपर जाएंगे और डच नीचे आएंगे, बाकी क्रम ठीक है। तो कंपनियों की स्थापना का क्रम पुर्तगीज पहले हैं, उसके बाद इंग्लिश हो जाएंगे, फिर डच हो जाएंगे। ये थोड़ा सा फेरबदल है, बाकी डेनिश अपने स्थान पर हैं और फ्रेंच अपने स्थान पर हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। ये कंपनियों की स्थापना का क्रम है, ठीक है। सारी यूरोपीय कंपनियों के व्यापार का प्रारंभिक उद्देश्य स्पेशली भारत से मसाला प्राप्त करना था, ठीक है। द बेसिक एम ऑफ ट्रेड was to get spices from India। भारत से मसाला प्राप्त करना था। ऑफ ऑल कंपनीज, ये कौन सा प्रश्न है? ये तो पता है ना, मसाला के लिए आए। मसाले सबसे, क्योंकि खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है? बेसिक नीड्स में भोजन, वो उसकी तीव्रता कहीं ना कहीं से आपको पूरे करना होगा, और वो लिमिटेड भी होती है। जो जितने तीव्र होता है उतने लिमिट होता है। भोजन का स्थिति ये है कि आप उतने ही खाओगे जितना आप खा सकते हो, फिर चाहे जितना आपको प्रेशर दिया जाए, फिर उससे ज़्यादा आप नहीं खाओगे। तो उसका कंज्यूमिंग भी बिल्कुल लिमिटेड है।
यही वो चीज़ है जो प्रकृति जो भी देती है लिमिटेड देती है, वो बहुत ऐसे नहीं कि आप, और जो नीड आप बनाते हैं वो फिर अनलिमिटेड है, उसका अंत ही नहीं है। एक बिल्डिंग बनाए, 2 बिल्डिंग बनाए, 10 बिल्डिंग बनाए, 20 बनाए, 100 बनाए, मतलब आप बनाते जाएंगे, लिमिट नहीं है उसका। नेचुरल नहीं है, आपकी नीड है। नेचुरल नीड क्या है? खाना पीना, लिमिटेड है, लेकिन बिना उसके रह भी नहीं सकते। ठीक, तो खैर, तो ये कोई प्रश्न नहीं है कि मसाला प्राप्त करने के लिए है, क्योंकि मसाला के लिए बेसिक नीड्स वही है। लेकिन प्रश्न क्या है वो नोट कीजिए, बट उन्होंने सर्वाधिक व्यापार सूती वस्त्र का किया। आए थे मसाला का व्यापार करने और सबसे ज्यादा व्यापार किया किसका? सूती वस्त्र का। बट दे डिड ट्रेड maximum trade of cotton clothes. They did the maximum trade of cotton clothes. वो सूती वस्त्र का सर्वाधिक व्यापार किए। आए थे, उद्देश्य था बेसिक मसालों को प्राप्त करना, लेकिन सबसे ज्यादा स्पाइसेस के लिए आए, बट सबसे ज्यादा व्यापार किया किसका? सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र तो इतना बड़ा व्यापार का वस्तु बन गया कि प्रत्येक देशों ने, खास करके इंग्लैंड ने तो अपने आप प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि सूती वस्त्र के व्यापार में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता था? भारत को होता था। जब तक सूती वस्त्र का व्यापार सबसे ज्यादा होता था, तब तक इस व्यापार का जो पक्ष था वो पक्ष भारत की ओर था। ये पूरा व्यापार भारत की पक्ष में था, क्योंकि ये प्रोडक्शन है ना यहाँ का, और प्रोडक्शन अगर बाहर बिक रहा है तो अच्छी बात है। तो ये पूरा व्यापार भारत के पक्ष में है। तो देशों ने क्या किया? जब व्यापार को उनको समझ में आ रहा है यार हम लोग व्यापार करने गए कि व्यापार होने गए हैं, और सबसे पहले इंग्लैंड को समझ में आया कि यार हम व्यापार कर नहीं रहे, हम व्यापार हो रहे हैं। तो लगभग देशों ने अपने यहां से भारतीय वस्त्रों, स्पेशली सूती वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। लगभग देशों ने, लगभग सभी व्यापारिक देशों ने भारतीय सूती वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन एक्सेप्शन रहा है, जिसने नहीं लगाया वो है डच। लेकिन डचों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये भी एक प्रश्न है कि जब, अगली लाइन में, जब सभी देशों ने अपने यहां भारतीय सूती वस्त्रों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, when the all Europeans banned the trade of Indian cotton clothes, the trade of Indian cotton clothes, comma, तब डच इसके अपवाद थे। डच वॉज द एक्सेप्शन ऑफ इट, डच वॉज द एक्सेप्शन ऑफ इट। तब डच इसके अपवाद थे, डचों ने नहीं लगाया था। बाकी तो लोगों ने कहा यार सूती वस्त्र भारत का, मतलब ये हमारे शहरों से होता हुआ हमारे घर में, हमारे किचन में और हमारे बेडरूम में घुस गया है। मतलब इतनी पकड़ है कि लोग भारतीय सूती वस्त्र के बिना रह नहीं पा रहे हैं। लोग अगर अपना, जैसे अगर कुछ ब्रांड दिखाना चाह रहे हैं कि हम बड़े आदमी हैं, तो इंडियन अगर कॉटन क्लोथ्स पहने हैं तो लोग उनको ऐसे बड़े आदमी समझ रहे हैं कि इंडियन कॉटन क्लोथ्स पहना हुआ है, ब्रांडेड आदमी है ये, मतलब उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये नौबत आ गई। कहने का मतलब जब वो वस्त्र हमारी मजबूरी बनने लगी तो हमें ऑटोमेटिक फिर उसके आयात पर प्रतिबंध लगाना, इससे उनका नुकसान होता था। क्योंकि जब डिमांड हमारी मजबूरी बन जाए ना, तो फिर हम व्यापार करते नहीं, व्यापार होते हैं। फिर तो उसको लाना ही लाना है कैसे भी।
जैसे कि ये ऐसी नौबत पहुंच आए, सब ने प्रतिबंध कर दिया, बैंड। डचों ने नहीं किया, क्योंकि वो उतना वैसे भी नहीं करते थे, तो बहुत टेंशन लेते नहीं थे। और डच कंपनी की कुछ अपनी विशेषता भी थी, ठीक है। तो एक प्रश्न ये तैयार हो गया कि फिर ऐसे बैंड करने वालों में डच शामिल नहीं थे, ठीक है। ये सब मैं प्रश्न के रूप में लिखवा रहा हूं ताकि क्वेश्चंस प्री के, ठीक है। पुर्तगीज अपने आप को समुद्रों का स्वामी कहते थे। पुर्तगीजों ने क्या किया अनाउंस अपने आप को, भारत में आए तो भारतीयों को दिखाया गया मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, ये हूं, तो लोग बताते नहीं कि मैं क्या हूं, ताकि लोग उनको उस अकॉर्डिंग ट्रीट करें। तो पुर्तगालियों ने कहा कि हम समुद्रों के स्वामी हैं, आई एम द ऑनर ऑफ ओशियन। पुर्तगालीज, द पुर्तगीज अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज द ऑनर ऑफ ओशियन। द पुर्तगीज अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज द ऑनर ऑफ ओशियन। पुर्तगालियों ने अपने आप को समुद्रों का स्वामी बताया। कहने का मतलब यह है कि भारत, उनको पहले से पता था कि भारतीय वैसे बहुत ताकतवर है, लेकिन समुद्र में ये जीरो हैं, क्योंकि इनकी नेवी बहुत कमजोर है। तो किसी को अगर डराना हो, डर ना रहा हो आपसे, तो तुरंत कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। पहले पता करो कि उसका सबसे कमजोर पॉइंट क्या है, फिर उसी पे धमकी दो बार बार, ये कर देंगे। क्योंकि अन्य चीजों पर धमकी दोगे तो हो सकता है उसको रिकवर करने की क्षमता रख रहा हो तो डरेगा ही नहीं। अगर थल सेना की वो धमकी देता कि मैं बहुत बड़ी ताकत हूं, तो भारत वाले दौड़ा के मारते उसको, क्योंकि थल सेना में उस समय भारत बहुत आगे है। तो वो आया और ये बताया कि समुद्रों का स्वामी हूं, समुद्र में हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो भारतीय भी समझ गए, ठीक है भाई, तू ही रहा, हम तो पहले ही सरेंडर किए हुए हैं, क्या चाहिए। तो एक जिसको कहते हैं ना दबाव, प्रेशर बनाना, धमकी भरे लहजों में प्रेशर बनाना। वो अपने आप को शुरू से ही, मतलब इसको तो बदमाशी करना, वो बदमाशी करते हुए आए। अच्छा, उनको ये केवल भारतीयों पर घमंड नहीं, वो तो यूरोप में भी अपने आप को बता रहे थे कि हम समुद्र के स्वामी, मतलब कोई हमसे न टकराना। इंग्लैंड हो चाहे डच हो चाहे जो, सबको बताते थे हमसे मत टकराना समुद्र में। लोग डरते भी थे, खतरनाक हैं यार, चुपचाप बैठे रहते थे। तो उन्होंने तो अपना ये अनाउंसमेंट किया। तो यहाँ पिक्चर क्लियर था कि ये लोग इनसे सावधान रहो और ये ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा बोलने वाले पे ज्यादा करते नहीं, इनसे बहुत डरने की जरूरत नहीं, पर थोड़ा सावधान रहो, तुरंत झगड़ा मत करना इनसे बहुत। लेकिन सबसे खतरनाक अंग्रेज ने, जबकि अंग्रेजों ने जो घोषणा की, नोट कीजिए, जबकि अंग्रेजों ने घोषणा की, सबसे खतरनाक, इसको कहते हैं सातिर। जबकि अंग्रेजों ने घोषणा की, while the announcement of Britishers was, इन्वर्टेड कामा में लिखिए, क्या किया, हमारा उद्देश्य व्यापार है, विस्तार नहीं। इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, हमारा उद्देश्य व्यापार है, विस्तार नहीं। आवर एम इज ट्रेड नॉट द एक्सपेंशन। पहुंचते ही आश्वस्त कहते हमसे टेंशन मत लो, हम केवल व्यापार करने आए, हम कुछ करेंगे नहीं। झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, राज्य, आपके आंतरिक मामले, बाह्य मामले से कोई लेना देना नहीं, बस मुझको सामान खरीदना, ले जाकर बेचना। बढ़िया आदमी है हम, टेंशन फ्री रहो, ना हम किसी को नुकसान करेंगे, हमारा भी कोई, हाथ जोड़ के से खड़े हो गए। इससे खतरनाक आदमी कोई नहीं था। पुर्तगालियों को तो लोग समझ गए कि कुछ नहीं करेगा, ये भौंकने वाला आदमी है, पहले ही भौंकते हुए आया है, तो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं। पर इस खतरनाक ये, इसका उद्देश्य इन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य व्यापार। पहुंचते ही इन्होंने ये कहा, ताकि लोग थोड़ा सा इसके प्रति क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, थोड़ा सा एक किसी भी प्रकार की कोई एक्साइटमेंट इसके प्रति सोचे ही ना, ठीक है। ये रहा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली दो के दोनों जो सेंटेंस है, दोनों के जो एम है, दो के दोनों पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। बेसिकली अंग्रेजों का एम क्या रहा, ये भी आ चुका है, और बेसिकली समुद्रों का स्वामी अपने आप को कौन कहता था, ये भी आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है। अब आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में नोट कर लीजिए। यूरोप की सभी कंपनियां प्राइवेट
लिमिटेड थी। लिमिटेड मतलब सरकारी नियंत्रण में, प्राइवेट लिमिटेड थी। ऑल कंपनीज ऑफ यूरोप वेयर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई, सरकार के द्वारा नियंत्रित, इसको कहते प्राइवेट लिमिटेड। यही तो है नियंत्रित यानी रेगुलेट, सार्वजनिक उपक्रम जिसको कहते हैं। हाँ वही सार्वजनिक तो हो ही गया ना, पब्लिक। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी, इसका अपवाद क्या है, लेकिन इसका अपवाद फ्रांसीसी कंपनी थी, वो सरकारी थी, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी थी, फ्रांसीसियों की सरकारी कंपनी थी। वो चर्चा हो रही थी कि ये इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था सरकारी वाले पे, है ना, उसी पर चर्चा। एक्चुअली इस पर एक क्वेश्चन आया था, हम ऐसे फ्री में कुछ नहीं बोलते, उस पर प्रश्न आया था और यूपीएससी का प्रश्न है कि बंगाल से भारत की वह विदेशी शक्ति जो बंगाल से शुरू करके वो दक्षिण में अपना वो मद्रास से शुरू करके, मद्रास से शुरू करके जो बंगाल की एक बड़ी शक्ति बन गए, वो भारत के वास्तविक दावेदार हो सकते थे। नाम किसी का नहीं लिया, वो भारत के दावेदार हो, भारतीय सत्ता के दावेदार हो सकते थे, लेकिन बंगाल की एक शक्ति से वो हार गए। न अंग्रेज हैं न फ्रांसीसी हैं। दक्षिण से शुरू करके बंगाल में अपने आप को स्थापित किया और भारत की सत्ता के बड़े दावेदार हो सकते थे, लेकिन बंगाल की एक बड़ी शक्ति से हार गए। समझाइए, समझ में आया कुछ तो समझाएं कहां से? कहने का मतलब दक्षिण से स्टार्टिंग फ्रांसीसियों की है और बंगाल इनका सेंटर है, चंद्रनगर जो परमानेंट बना रहा है, तो बंगाल में स्थापित हुआ और ताकत वो थी, पॉलिसी वो थी, गवर्नरशिप ऐसी थी कि भारत के दावेदार हो सकते थे, फिर भी ये बंगाल की एक शक्ति यानी अंग्रेजों से हार गए। तो कह रहे हैं मतलब उत्तर सिर्फ इसका फ्रांसीसियों का अंग्रेजों से पराजय के कारण आपको लिखना है, ये केवल बता रहा, आपको उलझा रहा है प्रश्नों में, ये शब्दों के जाल में केवल उलझा रहा आपको। आंसर इसका है फ्रांसीसियों की पराजय के कारण। उसका बड़ा कारण है सरकारी था। ये लोग लेते थे, गवर्नर वगैरह डुप्ले वगैरह सब लेते थे सैलरी। डुप्ले कुछ अच्छा भी करता था, वो अच्छा करके गया, लेकिन बाहर जो बाद में आया उसके अच्छा सरकारी नीतियां ऐसी थी, वो यहाँ वहां बैठी फ्रांस में, यहाँ जो चल रहा है वो समझती थी नहीं। डुप्ले को उस समय उन्होंने वापस बुला लिया जब वो लगभग अंग्रेजों पर विजय पाने की स्थिति में पहुंच चुका था। काफी क्षेत्र कर्नाटक वगैरह जीत लिया था वो अंग्रेजों को खदेड़ देता यहां से। वहां पेरिस की संधि कर लिए 1763, और पेरिस की संधि कर लिए तो पता लगा कि वहां पर ये तय किए कि वहां पर लुईबर्ग जो है फ्रांसीसियों को दे दिया जाएगा जो अंग्रेजों के कब्जे में है, लेकिन भारत का जो मद्रास है वो अंग्रेज के हाथ में रहेगा, अंग्रेजों के कब्जे में रहेगा। अब ये अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, संधि है, पेरिस की संधि। तो भारत का मद्रास अंग्रेजों के हाथ में चला गया और अमेरिका का लुईबर्ग फ्रांसीसियों के हाथ में आ गया। मामला हो गया शांत। वहां से आया उसके स्थान पे गोडेहू, इसको बुला लिया गया इन मौके पर, डुप्ले को बुला लिया गया वापस, बोले बेटा फ्रांस आ जाओ, तुम काम है कुछ। उसने कहा अभी जरूरी है इधर, बहुत फंसा हुआ मामला, थोड़ा रुकिए। उसने सरकार का आदेश है तुरंत आ रहे हो, सस्पेंड करें। उसने रखा ठीक है, आ रहे, फ्लाइट बुक करो। अब ऐसे मौके बुला ले, उधर से भेजा गोडे इधर आया। जितना क्षेत्र अंग्रेजों से जीता था डुप्ले ने, सब घूस लेके, पैसा लेके, रिश्वत लेके अंग्रेजों को वापस कर दिया। बोले पैसा तो सब ले जाओ, हमको क्या, हमारा कुछ है इसमें, हमको तो मिलती सैलरी, तुम एक्स्ट्रा जो भी दे दो हम तुमको छोड़ दें, लड़ने नहीं है, सब वापस कर दिया। तो फ्रांसीसी जीत सकते थे, लेकिन अगर सरकारी ना होते तो पक्का, ये उसका बड़ा कारण। बाकी तो छोड़िए। तो कुल मिला के फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, बाकी सभी कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड थी। आगे लगभग सभी कंपनियां साझेदारी व्यवस्था पर, फ्रांसीसी छोड़ दीजिए क्योंकि वो सरकारी है तो उसको साझेदार की जरूरत ही नहीं है। कई लोगों को मिलकर, क्योंकि सरकार के पास बड़ी प्रॉपर्टी होती है तो कई लोगों को मिलकर क्यों चलाएगी वो।
तो उसको किनारे कर दीजिए। तो इसलिए लगभग सब लगा है। लगभग सभी यूरोपीय कंपनियां साझेदारी व्यवस्था पर आधारित थी, मतलब कई व्यापारी मिल करके अपना सेटअप बनाए हुए थे, कंपनी बनाए हुए थे। तो लगभग सभी यूरोपीय कंपनियां साझेदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मोस्टली ऑल यूरोपियन कंपनीज वेर बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव सिस्टम, साझेदारी व्यवस्था पर, द कोऑपरेटिव सिस्टम। लेकिन इस व्यवस्था पर आधारित, कोऑपरेटिव सिस्टम पर आधारित सबसे बड़ी कंपनी डच थी। बट द डच वॉज द लार्जेस्ट कंपनी बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम पर आधारित डच सबसे बड़ी कंपनी, लगभग सभी कोऑपरेटिव सिस्टम। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कोऑपरेटिव पर थी, क्योंकि वो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स पर संचालित होती थी। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या था? वो उन व्यापारियों का समूह था जिन्होंने मिलकर के कंपनी खड़ी की थी। तो मिलकर के की थी तो हो गया ना कोऑपरेटिव सिस्टम। तो सबसे बड़ी, लेकिन क्योंकि क्यों, वाई क्यों? क्योंकि डचों ने अपने साझेदारों को सर्वाधिक लाभांश दिया। Because Duchess gave the maximum profit share to his cooperators. Give the maximum profit share to his cooperators. अपने साझेदारों को सर्वाधिक लाभांश दिया, 18%। इतना कोई लाभांश नहीं देता था, लेकिन मैक्सिमम जो लाभांश, अभी मान लो प्री क्वेश्चन है कि इन सारी कंपनियों में सबसे ज्यादा जो है अपने जो शेयर होल्डर्स होते थे उनको मैक्सिमम लाभांश यानी प्रॉफिट कौन देता था? डच, 18%। हो गया। तो ये भी एक प्रश्न था, हो गया। बाकी पुर्तगालियों को छोड़कर, एक्सेप्ट पोर्तुगीज, पुर्तगालियों को छोड़कर सभी यूरोपीय कंपनियां सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया गई। एक्सेप्ट पोर्तुगीज, द ऑल यूरोपियन कंपनीज वेंट to Southeast Asia. After that arrived to India, और उसके बाद भारत आई। After that arrived to India, और उसके बाद भारत आई। तो कहने का मतलब सबसे पहले भारत डायरेक्ट आने वाली केवल एक ही कंपनी थी, वो थी पुर्तगीज। बाकी सारी कंपनियां सबसे पहले कहाँ गई? साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशियन। वहां से लौटकर व्यापार सबसे पहले सारी यूरोपीय, उसका शुरुआत कहां से हुआ? साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया से। वहां से आगे आने के बाद भारत में स्टार्ट किया। केवल यूरोप में क्या कहते हैं, पुर्तगीज ऐसा इसका अपवाद है जिसने भारत से स्टार्ट किया, बाद में वहां गए। ठीक है, तो ये भी एक प्री का ठीक ठाक प्रश्न है। ठीक, और डच, ये सूती वस्त्र वाला तो आप लोगों ने नोट कर लिया है। इवन एक लाइन इसमें और ऐड करना था कि इवन भारतीय सूती वस्त्रों को व्यापार की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय ही डचों को दिया जाता है। ये आपको नोट करना है। द क्रेडिट टू मेक मेजर थिंग्स ऑफ ट्रेड, द क्रेडिट टू मेक द मेजर थिंग्स ऑफ ट्रेड to Indian clothes was given to Duchess, डचों को दिया जाता है। व्यापार की, भारतीय सूती वस्त्रों को व्यापार की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय ही डचों को दिया जाता है, और उन्होंने प्रतिबंध भी नहीं लगाया था।
ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कंपनी वगैरह स्थापित हो गई, आ भी गए लोग, कैसे कैसे स्टार्ट हो गया व्यापार। अब थोड़ा सा, अब यहाँ पर आने के बाद जब व्यापार शुरू होगा तो भारत में इनके जो ट्रेड सेंटर हैं, जिनको कोठियाँ कहते हैं, व्यापारिक कोठियाँ कहते हैं, फैक्ट्रीज कहते हैं। एक्चुअली एक शब्द जो आपको मिलेगा जनरली वो ज़्यादातर वो फैक्ट्रीज। इसका मतलब कारखाना नहीं होता है, कारखाने वाली फैक्ट्री में लगा रहता ई, शायद फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है। कारखाने वाली फैक्ट्री में क्या लगा रहता है? फैक्ट्री। तो फिर प्रोनाउंसिएशन में फिर इधर उधर होगा, ये फैक्ट्री, तो फैक्ट्री, फैक्ट्री। एक्चुअली देखो हम स्पेलिंग सही कर दे रहे हैं, एक मिनट। फैक्टर को लिखिए, फैक्टर, ये है ना, ओ आर है। अच्छा, तो बिल्कुल ये दोनों एक ही हैं, साथ छोड़ नहीं रहे। तो ये फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है कारक, करने वाले। एक्चुअली कंपनी के जो यूरोपीय कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, वो कंपनी अपने कर्मचारियों को फैक्टर कहते थे, करने वाले, कर्मचारी। इनको अगर उनकी भाषा में कहा जाए तो इसका अर्थ है कर्मचारी, फैक्टर्स, कर्मचारी। ये लोग जब भारत में व्यापार शुरू किए तो भाई कंपनियों के जो कर्मचारी, उनको रहने का कोई कॉलोनी वगैरह देंगे, स्थान देंगे? तो कॉलोनी भी नहीं है अभी। तो क्योंकि बड़ी कंपनी होती थी, ढेर सारे कर्मचारी होते, कम से कम 200-400 हजारों की संख्या में होते थे, 100-100 में तो होते ही थे, 100-200-400। तो ये लोग एक जहां पर भी इनके लिए स्थान बनाते थे रहने का, वो उसको कहा गया कॉलोनी। कॉलोनी इसलिए कहा गया क्योंकि कॉलोनी इकोनॉमिक वर्ड है, ये आर्थिक शब्द है। इसका अगर हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं उपनिवेश। कॉलोनी, कॉलोनी इसी को कहा जाता है। जो आज कॉलोनी कहते हैं, तो कॉलोनी सबको नहीं कह सकते। कॉलोनी वही जैसे कहीं बाहर के लोग हैं और किसी पर्टिकुलर व्यापार के लिए आए हैं और यहाँ बसे हुए हैं, तो उनका उद्देश्य व्यापार है, या ऐसा व्यापार करने वाले लोगों का रहने का स्थान कॉलोनी होता है। जैसे सरकारी कर्मचारियों का जो सरकार बनाती नहीं रहने के लिए, आवास देती है तो इकट्ठा पूरा, तो उसको कॉलोनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सब बाहर बाहर के हैं, वो यहाँ पर एक सामूहिक रूप से रहते हैं, क्योंकि सरकारी कोई काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, कोई उद्देश्य है रहने का उनका, यहाँ आर्थिक उद्देश्य है, ठीक है, तो उसको इसलिए कॉलोनी कहते हैं। या ऐसी कॉलोनी जब बसती है तो कुल मिलाकर के जैसे फिर परमानेंट हो जाती है, फिर लोग परमानेंट हो ही जाते हैं, रहने लगते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी अपने नाम, फिर ऐसे ऐसे, तो कॉलोनी परमानेंट नाम से जाने। कॉलोनी इकोनॉमिक वर्ड है। तो कहने का मतलब है कर्मचारियों के रहने का स्थान होता था, फैक्टर्स के रहने का स्थान जो होता था। सबसे पहले कॉलोनी नहीं, सबसे पहले क्या कहा गया उनको? फैक्ट्री कहा गया। फैक्ट्री क्या होता था? कर्मचारियों के रहने के स्थान को, नहीं, फैक्टर्स के रहने के स्थान को फैक्ट्री कहा गया है। कंपनी के कर्मचारियों के रहने के स्थान को फैक्ट्री कहा गया है, जहां फैक्टर्स रहते हैं। इसका मतलब कतई से ये न जोड़ें कि ये कारखाना या ऐसा कुछ फैक्ट्री या उत्पादन कुछ होता है, ऐसा कोई इसका लेना देना नहीं है। इसलिए जनरली ये भी शब्द मिलेगा आपको, ठीक है। तो भारत में इन सारे लोगों का अपना व्यापार शुरू हुआ, तो सब लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज स्थापित करी। फैक्ट्रीज स्थापित कहाँ से शुरू करी? वो समझो उनके व्यापार के स्टार्ट का केंद्र भी हो गया, यहाँ से उन्होंने व्यापार शुरू किया। तो सभी कंपनियों की प्रथम 2 फैक्ट्रीज, द एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट 2 फैक्ट्रीज बाय द यूरोपियन कंपनीज। यूरोपियन कंपनीज, सबसे पहले पुर्तगीज, पहली 2 फर्स्ट 2, प्रथम 1503 में पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित हुई है कोचीन।
और 1505 में इनकी दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई है कन्नूर। ये दोनों वर्तमान के केरल राज्य में हैं। इसके बाद आते हैं डच। डच की पहली फैक्ट्री है 1616, 1620, 1676, नहीं 16, डच 1602 में स्थापित हुए हैं ना, टेनिस है। 1605, 1605 में मसूलीपट्टम, मसूली पट्टम, और 1605 में ही, बड़ी जल्दी है इनको, पोतोपल्ली, एक ही ईयर में दोनों, ये दोनों एपी आंध्र प्रदेश में, मसूलीपट्टम और पोतोपल्ली, ये प्रथम दो फैक्ट्री 1605 में इन्होंने स्थापित करी। फिर आ जाइए ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पहली 1608 सूरत, 1608 सूरत, लेकिन ये परमिशन ग्रांटेड है, अनुमति प्राप्त, अनुमति प्राप्त, परमिशन ग्रांटेड, अनुमति मिली सूरत में जाके अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लो 1608 में, लेकिन ये कर नहीं पाए। तो परमिशन ग्रांटेड फर्स्ट फैक्ट्री फॉर ब्रिटिशर्स वाज सूरत इन 1608 बट नॉट इस्टैब्लिश्ड, क्योंकि पुर्तगालियों का दबाव बहुत जबरदस्त। पुर्तगाली पहले से यहाँ बने हुए थे और पुर्तगाली पहले ही धमकी पे धमकी दे रहे थे, समुद्रों के स्वामी हैं हम। तो पहले से ऐसे मतलब तो गुर्रा रहे थे ऐसे। अंग्रेजों ने कहा यार परमिशन तो मिल गया बादशाह जहांगीर से, वो विलियम हॉकिंस आया था ना, जहांगीर से मिला और उसने कहा ठीक है लो कर लो, तो कर लिया। तो यहाँ पर आए तो देखे यार पुर्तगाली है यहाँ पर समुद्र में, ठीक है ताकत तो है, हम तो जानते हैं इनको वास्तव में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन फिर अंग्रेज बड़े होशियार है, उन्होंने कहा अगर हार गए यहाँ इनसे इत्तेफाक से लड़े, क्योंकि सीधे तो मानने वाले पुर्तगीज हैं ही ऐसे, वो बात से नहीं मानते, मतलब उनसे बात करना हो तो एक हाथ में जूता निकाल के तब बात करो, वो है ऐसे। तो अंग्रेज ये जानते थे क्योंकि वहीं के थे ना, तो उनकी आदत जानते थे। तो ले बात तो करे तो सीधे युद्ध होगा, अच्छा इत्तेफाक से अगर हार गए क्योंकि ताकत तो है ये, तो फिर बादशाह जहांगीर से एक बार मुलाकात हुई, परमिशन मिल गया, सब ठीक है। फिर वहां हार के जाएंगे तो जहांगीर भी भगा देगा वहां से, दोबारा परमिशन भी नहीं देगा। तो हारे हुए को कौन पूछता है? हारे हुए हर तरफ से आलोचना, पूछना केवल पूछ किसकी होती है? जीते हुए की। हारे हुए तो फिर जो नहीं करता था वो भी उसको बता देते थे, हम जानते थे, हम जानते उधर क्या करने जाते, अब तुम जाते भी तब भी बता क्या करने जाते थे उधर, फेल अगर हो गए। भैया हम नहीं जाते थे कभी, नहीं, हमने खुद देखा, अपनी आंख से देखा। झूठ। लेकिन आपका जवाब नहीं, आप फेल हो गए ना, आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो ब्रिटिश तो ये होशियार बहुत थे ना, इस आते ही अपनी होशियारी दिखा दी, भैया हम व्यापार करने हैं, युद्ध करने, विस्तार करने नहीं आए इधर। तो इन्होंने अर्जी लगाई जाके ये परमिशन सर अभी आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ का माहौल देख के, क्योंकि लड़ने का मामला इन्होंने कैंसिल कर दिया, हम जब चाहेंगे तब हमको कर दे दीजिएगा। तो रिजर्व करा लिया कि जब चाहेंगे तो परमिशन ले लेंगे, रोक दिया वहीं पर। तो परमिशन ग्रांटेड फर्स्ट फैक्ट्री वो सूरत। तो इसके बाद ये गए कहाँ? मसूलीपट्टम। इसके बाद ये 1610 में गए
मसूलीपट्टम। ये 10-11 दो डेट है यार, 10-11 दो डेट, जो भी सूटेबल वो लग जाता है देख के, क्या करें। कोई कुछ कुछ 11 कहते हैं, कुछ कुछ 10 कहते हैं, बट मसूलीपट्टम ये गए। और वहां पर उन्होंने इस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री, वहां पर परमिशन मिल गई। वहां के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने इनको परमिशन दे दी और पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली 1610 में, 1610/11 ऐसा कर लीजिए। तो established first factory of Britishers was मसूलीपट्टम, but permission granted सूरत। ठीक है, अब इनको लगा एक जगह स्थापित हो गए हैं, तो अब लड़ने का प्लान बना रहे हैं। अब लड़ेंगे, बाय द वे हार भी जाते थे भारत में रहेंगे तो कम से कम, नहीं तो इसके पहले तो कोई स्थान ही नहीं था, पहले था वहीं से भगा दिए जाते, तो भारत से भाग के जाना पड़ता, फिर तो खत्म, कहानी पिक्चर ही खत्म हो जाती, फिर तो वीजा पासपोर्ट सब जब्त, कुछ नहीं मिलना है, पहले ही हार गए पहुंचते ही। तो ये होशियारी कर, तो अब यहां पर मसूलीपट्टम में इन्होंने अपना एक सेंटर बना लिया, वहां के स्थानीय राजा के समर्थन, क्योंकि वहां पुर्तगालियों का पश्चिमी तट, हाँ पश्चिमी तट पर ही इनका प्रभाव था, पूर्वी तट भी ये गए नहीं थे उतना, तो पूर्व में इनका, तो पूर्व में इधर आंध्र प्रदेश में है ना मसूलीपट्टम, इधर आकर के इन्होंने अपना एस्टैब्लिश कर लिया। अब इन्होंने प्लान 1611 में ही उसी साल स्थापित, आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मसूलीपट्टम इन 1611 he fought a battle against Portuguese named the Battle of Swali located in Gujarat। अंग्रेजों ने गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों से एक लड़ाई लड़ी, तो 1611 में स्वाली का युद्ध होता है, इट बिकम द बैटल ऑफ स्वाली बिटवीन पुर्तगीज एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, स्वाली का एक युद्ध होता है, ये गए लड़ गए, फिर लड़ो, अब बाकी हारेंगे भी तुम जाना नहीं, फिर फिर ट्राई करेंगे, फिर हारेंगे फिर ट्राई करेंगे, क्योंकि एक स्थान तो मिल ही गया रहने का, अब तो भागना तो नहीं पड़ेगा। अब इतने कॉन्फिडेंस के साथ गए, इत्तेफाक देखिए कि इस युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, एंड द ब्रिटिशर्स डिफीटेड टू पोर्तुगीज इन दिस बैटल, और पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। यहां पुर्तगालियों की पराजय नहीं हुई, वो सारा भ्रम जो पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है कि समुद्र में इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, पूरी की पूरी इस भ्रम का, इस कंफ्यूजन की जो बिल्डिंग है ना, वो गिर गई। अब छोटे छोटे लोग भी आंख दिखाने लगे, झूठ बोल रहे थे, हमको पता ही नहीं, तो पहले ही मारे होते तुमको, अब जाके पता चला तुम जितना ब्लंडर झूठ बोल के आगे यहाँ टिके पड़े थे। मतलब वो लोग भी जिनको खुद तैरना नहीं आता था, वो भी जाके उसको धमकी देख चले आ रहे हैं। अब अच्छा, पहले पता होता तो बताते। ये स्थिति, पुर्तगालियों को पराजित नहीं किया अंग्रेजों ने, बल्कि ये पूरा भ्रम का बाउंडर जो बनाया हुआ था उन्होंने, पूरी जो बिल्डिंग थी कंफ्यूजन, वो पूरा एकदम ध्वस्त। अब सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया ना, कॉन्फिडेंस बड़ा काम करता है। ये द्वितीय क्रांतिकारी युग आपने आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, सेकंड 1905 के बाद 1919 के बीच सेकंड रिवोल्यूशनरी एज, इसमें अंग्रेजों से भारतीय लड़ गए, लेके कट्टा लड़ गए, क्योंकि इनके पास क्या था, सारे वैध हथियार, गोले बारूद सब तो अंग्रेज कब्जा किए थे, पैसा भी ले गए थे, इनके पास था क्या, कुछ नहीं। ये बनाए कट्टा, गोली, और लड़ गए जाके। वो लोग सोचने लगे आखिर अचानक यार ये लोग सरेंडर थे, कैसे ये एनर्जी आई कहां से,
पता चला ये एनर्जी आई उस समय जब जापान ने रसिया को पराजित कर दिया, इथोपिया ने इटली को, तब इनको लगा यार इतने छोटे चीज ने इतने बड़े, इतने भव्य, इतने शक्तिशाली देशों को पराजित कर सकता, तो यार हम इतने बड़े, इतने छोटे, इतने कम अंग्रेजों को, मतलब ये तो बेइज्जती की बात है। और जब बात इज्जत बेइज्जती पे आती तभी हिंदुस्तानी उठते हैं, अब नहीं बर्दाश्त है, अब लड़ेंगे। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन इज्जत बनी रहे। इज्जत की बड़ी लड़ाई इधर, जितनी लड़ाई इज्जत की इधर है उतना कहीं नहीं है। बेइज्जती बहुत होती है इधर, ऐसे ऐसे लोगों को बेइज्जती होती है जिनके खानदान में कोई कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं भाई कुछ लोगों को बनाया हो, लेकिन इनका कुछ बनाया नहीं, उनका भी हो जाता है। तुमको नहीं कहना चाहिए था, ये बेइज्जती होगी 4 लोगों के सामने। भैया तुम्हारे था ही क्या जो हो गया, पहले ही बताओ। तो यहां पर ये टूट गया, और इसके बाद 1612 में सूरत में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। तो इन 1612 सूरत वॉज द सेकेंड एस्टैब्लिश फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स इन 1612। ठीक है, इसके बाद तो फिर पुर्तगाली अंग्रेजों के पीछे दौड़ने लगे, भाई 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 कहने लगे। वो कैथरीन का विवाह कर दिया उठा के, राजकुमारी कैथरीन पुर्तगीज चार्ल्स सेकंड से विवाह हो गया। दहेज में बंबई दे दिया, क्योंकि बंबई भी उनके अधीन था ना। उस समय अंग्रेज छीन के लेके जाएंगे, बेइज्जती बहुत होगी। इससे पहले विवाह करके दहेज के नाम पे दे दो, थोड़ी इज्जत तो बची रहेगी। बंबई तो जानी ही जानी है, ऐसे नहीं देंगे तो वैसे ले जाएंगे। कम से कम सम्मान बचाए रहो कि जीत के नहीं ले गया। तो सूरत वॉज द सेकेंड, ये ब्रिटिशर्स की थी। इसके बाद अब आ जाइए डेनिस। पहली 1620 कहाँ? सीरमपुर नहीं, तंजौर, ट्रांकेबोर। ट्रांकेबोर कहाँ है? तंजौर। तंजौर कहाँ है? आज के तमिलनाडु में। ये पहली फैक्ट्री थी 1620, ट्रांकेबोर तंजौर में। ट्रांकेबोर तंजौर तमिलनाडु में है। और दूसरी फैक्ट्री 1676 कहाँ पर है? ये सीरमपुर, बंगाल। श्रीरामपुर बंगाल, ये सेकंड है। गैप देख रहे हैं, 50 सालों का है सीधे सीधे। 56 1620 ट्रांकेबोर तंजौर, 1676 श्रीरामपुर बंगाल। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या आप अंदाजा लगाते हैं, गेस करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, इतना गैप क्यों है? क्योंकि इसके पहले इतने लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं, इनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। अंग्रेज भी, डच भी, पुर्तगीज भी, सबके सब बड़ी बड़ी कंपनियां तो यहाँ काम कर रही हैं। अभी आए थोड़ा लेट में, तो एक स्थान पे इनको मौका तो मिल गया। ट्रांकेबोर तमिलनाडु में अभी तक कोई गया नहीं था, थोड़ा खाली था तो पा गए। लेकिन मेन जगह भी तो जाना है, जहाँ हब है वो है बंगाल। 1676 1676, इतना गैप। अब सोचो कितना प्रेशर रहा होगा लोगों के विरोध का, डचों का, अंग्रेजों का, सबका। तो बहुत ही संघर्ष इससे पता चलता है दूसरी फैक्ट्री। इसीलिए ये जो है ज़्यादा चल नहीं पाए। 1700 ईस्वी में, 1700 में ही क्या, 1759 ऐसे कुछ है, देख लेते हैं आप। मतलब ये सब बेच के चले गए थे। ये जो सवाल है डेनिस वाला, ये 5 करोड़ का सवाल है।
एक बार बिहार का एक आदमी गया था, वो खेलने, सुशील कुमार नाम था, कौन बनेगा करोड़पति, एक गेम नहीं आता है उस पर, सोनी टेलीविजन पर, तो वो बहुत जीता, 7 करोड़, 7 के 5 तो 5 करोड़ होता था फाइनल, मतलब अंतिम 5 होता था, 5 करोड़ पर ही सवाल आया था कि वो कौन यूरोपीय कंपनी थी जिसने अपने समस्त एसेट्स अंग्रेजों को बेच दिया और चले गए, बाहर भाग गए, मतलब इनको हराया नहीं गया, जबकि वो थक के बेच के चले गए, भाई तू ही कर, मुझके नहीं करना है, मतलब करने नहीं हमें, इतना परेशान हो गए। वो थे डेनिस। अंग्रेजों को अपने सारे एसेट्स इन्होंने बेच दिए थे जो बचे खुचे थे, और ये चले गए, भारत छोड़ के व्यापार बंद कर दिया। तो ऐसा तो इसी गैप से ही लग रहा है कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उनको जाना ही था। फिलहाल उसने सही बताया था उत्तर, हालांकि बड़ी मुश्किल से बताया था, कम से कम 10-15 मिनट बाद बड़ा इधर उधर करते करते बता ही ले गया। अगली है फ्रांसीसी कंपनी, फ्रेंच। सूरत, मसूलीपट्टनम, वही रिपीट कर दीजिए अंग्रेजों वाला। पहला सूरत, कब? 1668 सूरत, एंड 1669 मसूलीपट्टनम। सही है, मसूलीपट्टनम। सिक्सटीन 1668 सूरत एंड 1669। अगर वो अनुमति प्राप्त वाला चक्कर ना होता तो अंग्रेजों वाला ही है पहला, दूसरा जैसे वहां क्रम है वैसे यहाँ भी है। 1608 में पहला कौन है? सूरत है उनका, अगर हो जाता फिर दूसरा हो जाता ना मसूलीपट्टनम। अच्छा, कुछ लोग छाप के ऐसे बैठे भी हैं कि तो कुछ किताबों से सावधान रहिएगा। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई पहली कंपनी सूरत, स्थापित की गई पहली कंपनी नहीं है, परमिशन प्राप्त है, अनुमति मिली हुई है, स्थापित हो नहीं पाई थी। बहुत लोग छापे, हमने देखा है, बहुत ऐसे मिस्टेक्स हैं, इस पर सावधान रहिए, ठीक है। स्थापित पहली मसूलीपट्टनम है, ये थोड़ा तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये 1668, 1668 एंड 1669, फर्स्ट वाज द सूरत एंड सेकंड वाज द मसूलीपट्टनम, ठीक है। ये प्रथम 2 कंपनियां, तो कुल मिला के यहाँ तक सारी कंपनियों के बारे में कुछ हम लोगों ने जो पढ़ा अभी तक, ये ध्यान में रखते हुए कि प्री में क्या क्या हो सकता है, प्री के मुद्दे को, पहली 2 फैक्ट्री, ये वो सारी चीज़ें, एक बेसिक परिचय, यूरोपियों के आगमन का एक जो इंट्रोडक्शन है, इसको जो कुछ भी पढ़ा हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा। किस टॉपिक का? यूरोपियों के आगमन का, स्टार्ट ऑफ द कॉमर्स ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हम लोग नहीं, यूरोपीय आगमन नहीं खत्म होता है, ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम लोग एक एक कंपनी को उठाएंगे, थोड़ा सा उनके द्वारा किए गए कार्यों को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, जो करने लायक होगा ज़्यादा करेंगे, जो नहीं करने लायक होगा थोड़ा बहुत कम करेंगे, ठीक है। बट ऑपरेट तो करना पड़ेगा। ऐसे में जो पहले हैं वो हैं पुर्तगीज। वास्को डिगामा तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। वास्को डिगामा पहुंच गया, जो भी स्वागत हुआ उसका माल्यार्पण वगैरह सब आपने देखा, वेलकम, ठीक है। अब आगे वास्को डिगामा जाएगा, आया है तो जाएगा ही, ठीक है। जाते समय वास्को डिगामा, यहीं से स्टार्ट कर लीजिए कॉपी में अपने, जाते समय वाइल गोइंग वास्को डिगामा अपने साथ बहुत सारी जड़ी बूटियां और मसाले लेकर गया। तो वाइल गोइंग वास्को डिगामा ब्रॉट
a lot of spices and herbals. Spices and herbals to his country, यानी कि पुर्तगाल, अपने देश, ठीक है, टू हिज कंट्री, अपने देश को क्या गया, यहां से बहुत सारी जड़ी बूटियां और मसाले लेकर के गया। brought lot of spices and herbals to his country, ठीक है, वो लेकर के गया। वहां उसे बेचने पर, वहां उसे बेचने पर, ऑन द सेलिंग दैट, ऑन देयर, उसे सारे खर्चे निकालने के बाद कितना लाभ हुआ था भाई? 60 गुना। उसे सारे खर्चे निकालने के बाद 60 गुना लाभ हुआ था, ठीक है। एंड ऑन सेलिंग दैट, ऑन देयर, ही गॉट द 60 टाइम्स प्रॉफिट, he got the 60 times profit by avoiding the all expenditure, by avoiding the all expenditure, सभी खर्चे निकालने यानी अवॉइड करने के बाद, ठीक है। अब इसमें आने जाने रहने खाने सारे खर्चे सब काट दो। इसके बाद जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को डिवाइड किया गया किससे? जितने में खरीदा गया उससे, और तब इसका रिजल्ट आया 60, ठीक है। तो सारे खर्चे निकालने के बाद 60 गुना लाभ हुआ। ये किसी भी व्यापारी के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। वहां के शासक मैनुअल फर्स्ट ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। वहां के शासक, द रूलर ऑफ पुर्तगीज टाइटल्ड हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ कॉमर्स, टाइटल्ड हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य के प्रधान की, मैनुअल प्रथम, वहां के शासक मैनुअल फर्स्ट ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की, ठीक है। द रूलर मैनुअल फर्स्ट टाइटल्ड हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ कॉमर्स। ये मतलब अति उत्साह में, जैसे देखा 60 गुना लाभ हो रहा भारत से व्यापार, मतलब जो भी मेहनत किया गया, सर्च किया गया, खर्चे किए गए, रिस्क लिया गया, सफल हुआ। कहने का मतलब जो रास्ता पता लगाया गया, अब उतना लाभ ना होता, मान लो वैसे हल्का फुल्का, तो कहते यार बेकार गया, फिर इतना क्यों सर फोड़ना था, उतनी दूर गए, रिस्क लेकर के गए, 2-2 लोग गए, कितना खर्चा हुआ, 10 रुपये मिला, होता ना कि बहुत ज़्यादा फायदा न मिला, बहुत हल्का फुल्का। इतनी मेहनत कौन करता है इतने कम फायदे के लिए? तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन यहाँ एक्साइटमेंट देखिए, उसको लगा यार कि इस विश्व, उसने कहा मैं वाणिज्य का प्रधान हूँ। ये जानते हो क्या कह रहा है? ये चिढ़ा रहा लोगों को, अगल बगल के लोगों को, कि हमसे बड़ा व्यापारी कौन है? हम व्यापारी हैं, एक लगाते हैं 60 कमाते हैं। वो अगल बगल वाले लोगों को चिढ़ा रहा है कि हमने मेहनत की तो हमने पाया था, मेहनत की तो पाया। होता नहीं, जिसने मेहनत की ठीक है, मेहनत की अच्छा किया, लेकिन वो सबको चिढ़ाने के लिए, जो नहीं किया उसको चिढ़ाओगे बार बार कि हमने किया तो हमने पाया। अरे वो नहीं किया तो क्या मतलब, अपना यूज करो, है। लेकिन इसका फिर बेनिफिट होता है ना, और जो करता है ऐसा उसका नुकसान होता है। अन्य व्यापारी खड़े हो गए, भाई तुम गए हम भी जाएंगे, हमारे लिए तो आसान रास्ता तुमने ढूंढा, चल के हम भी जाएंगे,
डच और पुर्तगीज ये अंग्रेज भारत के लिए या पूर्वी एशिया के लिए व्यापार करने के लिए अगर इंटरेस्टेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुए हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है डच एंड पुर्तगीज। क्योंकि ये लोग सामान ले जाते थे तो यूरोप भर में बेचते थे, तो अब ये लेके जाते थे तो उसमें सारे खरीद, मैंने पूरा यूरोप खरीदार है, तो उसमें ब्रिटिश भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी, सारे लोग हैं। तो ये लोग सोचते थे कि इतना बड़ा व्यापार कौन कर पाएगा, उतनी दूर जा करके कौन लाए, फिर कौन हाथी मारे, कौन दांत उखाड़े। मुद्दा खतरनाक है ना। तो ये बेचते बड़ा महंगा थे, वह मतलब 100% लाभ ले लेते थे। इतना महंगा, 10 का खरीद के लाए तो 50 दाम बताएंगे, 80। अरे यार 10-20 ले लो, इतना महंगा कौन देता है? 10 की चीज को 70, 80, 90, 100 में कौन बेचता है? ये लोग ऐसे करते थे। अब वो लोग मजबूरी थी, मसाले वगैरह होते थे तो खाने के लिए आवश्यक थे, तो इसलिए जरूरी था, लोग खरीदते थे। तो इन्हीं दोनों के कारण, डचों के कारण, स्पेशली तो डचों के कारण, क्योंकि इस मामले में डच बहुत ज्यादा वो करते थे, एक्सप्लॉयटेशन। वो यहाँ से ले जाते थे और बहुत महंगा बेचते थे। और डच जो है बहुत बड़े दुकानदार भी थे, तो इन सब चीजों के वहाँ यूरोप में, और अन्य लोग उसके बड़े खरीदार भी थे। तो फिर अंग्रेजों ने कहा ऐसा है, दो चीज, एक तो हमको सस्ता मिल जाएगा अगर हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे, और दूसरी चीज ये व्यापार में कमा रहा है इतना, अगर हम करेंगे तो हम नहीं कमाएंगे ला करके। फिर लगा ना कि यार इतना कमा रहा है वहां से व्यापार करके, थोड़ा हम अपना प्रयास करें, हम कमाएं। तो फिर वो लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित हो गए और खुद व्यापार करने के लिए इधर से तैयारी बनाने लगे। चलो हम खुद लाते हैं वहां से, आप खुद बेचते हैं, एक तो सस्ता मिलेगा, सबको प्रॉपर उपलब्ध होगा। तो सस्ता मिलेगा, प्रॉपर उपलब्ध होगा, एक तो फायदा ये, और दूसरा फायदा ये कि मेहनत करेंगे तो पैसा भी तो कमाएंगे। तो दोहरा फायदे का एक्साइटमेंट हुआ। और फिर इंग्लैंड भी तैयार हो गया, चलो हम खुद जाएंगे, तुमसे मांगने नहीं, हमको तुमसे खरीदने नहीं, रखे रहो अपना सामान, तुम नहीं लेना है। अगर ये लोग ऐसा ना करते तो शायद हो सकता है वो उस निर्णय पर ना पहुंचता, लेकिन इन्होंने किया तो पहुंचे। तो ये सब इन्होंने रीजन बनाया ना, मोनोपोली स्थापित करके। तो कुल मिलाकर मैनुअल फर्स्ट ने क्या किया, अपने आप को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। ये मतलब बताया कि यहाँ पर हम सबसे बड़े व्यापारी हैं, ठीक है। ये इसके बाद जो सेकेंड सेलर है जो भारत आया, टू कम टू इंडिया, द सेकेंड सेलर वॉज जो पुर्तगाल से भारत आया है, वो कौन है? नहीं, अल्बुकर्क नहीं है उसका नाम, नो। Pedro Alvarez Cabral. The second sailor of Portuguese was Pedro Alvarez Cabral. Pedro Alvarez Cabral, who arrived to Calicut in 1500. तो द्वितीय दल का नेता कौन था पुर्तगालियों के? द्वितीय दल का नेता, सेकेंड सेलर, was the Pedro Alvarez Cabral, arrived to India in 1500. कब पहुंचा ये? 1500। इसके साथ भी अच्छी घटना घटी, ये भी ले गया और खूब महंगा बेचा, तो उसको लिखना नहीं है, ये भी फायदे में रहा। He got also profit. इसके बाद वास्को डिगामा 1502 में पुनः, आफ्टर दैट वास्को डिगामा अगेन केम टू इंडिया, केम टू केरल लिखिए, इंडिया क्या लिखेंगे, केम टू केरल इन 1502 में वास्को डिगामा पुनः आया।
2 बार आया। तो वास्को डिगामा की जो दूसरी कमिंग है, सेकेंड इनिंग, उसकी 1502 की है। 2-2 साल का अंतर है सब में, 1498, 1500, 1502। सीक्वेंस बढ़िया बना हुआ है, ठीक है। पुनः आ गया, ओके। तो दोबारा आया, कुल मिलाकर के सेटअप जो व्यापार का होता लगभग बन गया, बातचीत हो गई, परमिशन वगैरह हो गया, ठीक है। अगली लाइन में नोट कीजिए, इन 1503 they are established the first factory of Portuguese at कोचीन। कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। एंड आफ्टर दैट in 1505 सेकेंड कन्नूर, और उसके बाद 1505 में कन्नूर, ठीक है। ये मैंने पहले भी लिखा है, इसलिए साधारण से इसे लिख लो। तो पहली फैक्ट्री 1503 में, इसके बाद स्थापित हुई कोचीन में, और दूसरी 1505 में कन्नूर में। और इसके बाद डी आल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगीज गवर्नर बना, और इसके बाद एंड आफ्टर दैट डी आल्मीडा become the first Portuguese governor. डी आल्मीडा become the first Portuguese governor in India. भारत में डी आल्मीडा प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था भारत में, क्योंकि केरल तो भारत में ही है, कालीकट भारत में, तो भारत के सच में को तो भारत भर में पहली बार तो यही हुआ है। बाकी कहाँ का हुआ तो पता ही है ना, कोचीन। पहली फैक्ट्री कौन है? कोचीन। दूसरी है कन्नूर। कोचीन सेंटर है, कोचीन ही सेंटर है पुर्तगालियों का। इसके बाद डी आल्मीडा से फिर आगे चीज़ें बढ़ी, इसको आज हम यहीं रोकते हैं। कल हम लोग डी आल्मीडा ने गवर्नरशिप को आगे लेके चलते हैं और फिर अन्य चीज़ें, ठीक है।